इस वक्त की हेडलाइंस के साथ डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के नियमों में हो सकता है बदलाव। सरकार कल लोकसभा में ला सकती है बिल। एफपीआईज को टैक्स छूट देने वाले अध्यादेश पर भी पेश हो सकता है बिल। लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर जमकर हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बम्पर जीत। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों से हराया। दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीते। गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत। बाजार की क्लोजिंग को लेकर फैला भारी कंफ्यूजन। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के चलते ट्रेडर्स और ब्रोकर्स परेशान। स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच भारी अंतर। आईसीआईसीआई, एक्सिस, ग्रासिम, यूपीएल के कैश और फ्यूचर्स के भाव में भारी गैप। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश। निफ्टी सेंसेक्स बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राज्य सरकारों को दिए एफआईआर वापस लेने के निर्देश। अगली सुनवाई में एसआईटी के मुद्दे पर होगा विचार। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। बृजभूषण बोले, झूठे आरोपों में फंसाए गए लोगों के लिए मेरा केस बनेगा उदाहरण। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। केरल, गुजरात और असम में सबसे ज्यादा असर। असम में 85 और केरल में 8 लोगों की मौत। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। तीन राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सबसे अहम बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों से हरा दिया है। प्रशांत किशोर को कुल 63,203 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,250। इधर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को खड़े हुए थे, लेकिन इस बार आशुतोष तिवारी को टिकट मिला था। वहीं गुजरात के बड़ोदरा में मांजलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल 31,000 वोटों से जीत गए हैं। और बांकीपुर से जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब करीब 60,000 मतों से 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए कल सरकार लोकसभा में कानून में संशोधन पेश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एफपीआईज को टैक्स छूट देने वाले अध्यादेश पर भी कल बिल पेश कर सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है बिल में बदलाव का प्रस्ताव?
देखिए, दरअसल अभी हम जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर ट्रांजैक्शन के तौर पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, कुछ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पे, कुछ चुनिंदे ट्रांजैक्शन पे चार्ज लिया जाता है, बाकी पे चार्ज नहीं लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने एक कानून में, खासतौर से इनकम टैक्स एक्ट में इस बात का प्रावधान किया हुआ है कि इन ट्रांजैक्शन पे आप कोई भी चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज आप नहीं लेंगे। लेकिन अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इसी हफ्ते, बहुत हद तक संभावना है कल ही, लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। इस बिल का नाम होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में अमेंडमेंट। ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट अमेंडमेंट बिल है 2007 का में अमेंडमेंट किया जाएगा। उसके तहत सरकार ये प्रावधान कर रही है कि वो जो लिस्ट है जिस पे चार्ज नहीं लेने वाली लिस्ट है उसको हटा दिया जाएगा, और इस बात का प्रावधान किया जाए कि सरकार समय समय पर नोटिफाई करेगी कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इन तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, ऑनलाइन पेमेंट पर आप कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। जिन जिन ट्रांजैक्शन को सरकार नोटिफाई करेगी उस पर तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते हैं, चाहे एमडीआर चार्जेस हो या फिर दूसरे चार्जेस हो, नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो इस नोटिफाई में नहीं होगा उस पर चार्ज लेने की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस बात का प्रावधान सरकार पहले कानून में करेगी, इस पेमेंट एक्ट में बदलाव करेगी। इस पेमेंट एक्ट में बदलाव करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वैसे ट्रांजैक्शन की लिस्ट जारी करेगी जिस पे ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं लेने हैं, फिर आगे चलकर इसको लागू किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। सारे ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्जेस के नियमों में सरकार को एक तरीके से कहें अधिकार हो जाए कि सरकार समय समय पर नोटिफाई करे किस पर चार्ज लगना है, किस पर चार्ज नहीं लगना है। इसके लिए सरकार इस एक्ट में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन 10A में बदलाव करने जा रही है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये रही। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, जिनके विदेशी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट है, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। वो इनकम टैक्स छूट की सीमा 2030-31 तक है, उसको बढ़ाकर सरकार 2040-41 तक करने जा रही है। इसके लिए भी सरकार बिल पेश करती है, कर सकती है लोकसभा में। एक और, एफपीआई को जो याद होगा सरकार ने टैक्स में छूट दिया था, कैपिटल गेन्स टैक्स और इंटरेस्ट पर टैक्स में, उस छूट के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया था। उस अध्यादेश को बिल के तौर पर सरकार लोकसभा में पेश करेगी और फिर इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। तो 3 बिल जो है सरकार लोकसभा में ला सकती है। बहुत हद तक संभावना है कल ही यहाँ पे लोकसभा में सरकार पेश करती हुई आपको दिखे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राज्य सरकारों को केस वापस लेने के निर्देश दिए हैं। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बता रहे हैं असीम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान काफ़ी हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई सारी एफआईआर भी दर्ज की थी। उसके बाद सरकार और छात्रों के बीच में समझौता होने के बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि इस मामले में जो भी एफआईआर है वो वापस ली जाएंगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। आज उन याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो जो भी एफआईआर वापस लेना चाहे वो वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों के खिलाफ कोई भी गंभीर या आपराधिक मामले दर्ज नहीं है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि करीबन 2700 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है और केंद्र सरकार उनके ऊपर केस दर्ज करने को लेकर के आगे स्थिति में आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो हिंसा के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उसके ऊपर भी सुनवाई की जाए, साथ ही एक एसआईटी का गठन भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई आगे भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठन बनाने के ऊपर विचार करेगा और साथ ही साथ जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उसमें क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह अदालत से खुशी खुशी बाहर आए। कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। मेरे लिए तो राहत है ही, लेकिन उन लोगों के लिए ये मेरा केस एक सिंबल प्रदान करेगा जो देश के अंदर झूठे आरोपों में फंसाए जाते हैं। अच्छा। और उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर किसी के ऊपर भी ऐसे झूठे आरोप लगते हैं तो मैं उनके परिवार से कहना चाहता हूं, उनके दोस्तों से कहना चाहता हूं कि बिना सोचे समझे साथ मत छोड़ो।
नहीं तो आज तमाम बेगुनाह लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये मेरा केस उनके लिए सिंबल प्रदान करेगा। बाजार में आज क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद बाजार की क्लोजिंग को लेकर भारी कंफ्यूजन फैल गया। कैश और फ्यूचर्स के क्लोजिंग भाव में भारी अंतर होने से ब्रोकर्स परेशान हैं। बाजार में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के वक्त क्या कंफ्यूजन हुआ, पूरी डिटेल बता रहे हैं वीरेंद्र। 3 अगस्त 2026 यानी आज से प्राइस डिस्कवरी के लिए कैश लागू होना था। यानी 3/15 से डेरिवेटिव्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी कैश ट्रेडिंग 3/15 से 3:30 तक बंद होनी थी। इस दौरान फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जारी रहनी थी और बाकी कैश स्टॉक्स की ट्रेडिंग जारी रहनी थी। लेकिन आज एक बड़ा, अगर आप देखें, क्लोजिंग में कन्फ्यूज़न हुआ। जैसे ही 3:30 के बाद फ्यूचर्स के प्राइस आए, फ्यूचर्स के प्राइस बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल क्योंकि ट्रेडिंग नॉर्मल थी। लेकिन जब स्पॉट का प्राइस आया हमारे पास तो उसमें एक डिजास्ट्रस, अगर आप देखें, चेंज था। निफ्टी स्पॉट करीब 24,774 पे चला गया। यानी कल वो फ्यूचर्स जो कि करीब 60 पॉइंट के प्रीमियम पे थे, एक आज सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे आ गया। इस क्लोजिंग ने सारे के सारे क्लोजिंग के समीकरण को खराब कर दिया है। बताया जा रहा है कि आयशर मोटर्स, उसके बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन 4-5 स्टॉक्स में आप देखें दिक्कत हुई है, जिसके चलते जो कैश का प्राइस था वो ऊपर हो गया, डेविएट कर गया और स्पॉट से काफ़ी ऊपर चला गया। दिक्कत ये है, 2-3 चीज़ें एक्सचेंज को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। अब फाइनली अगर हमें इस एरर को दूर करना है तो हम कौन से प्राइस पे लौट के वापस जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। ऑप्शन प्रीमियम्स जो होते हैं वो तय होते हैं स्पॉट के प्राइस के मुताबिक। अब कल की ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, अभी क्या है मेरे को नहीं मालूम, बट एज ऑफ नाउ इन 2 इश्यूज पे क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस के जरूरी होंगे। और इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत आए हैं। जुलाई में रिकॉर्ड GST कलेक्शन या ऑटो कंपनियों के सेल्स नंबर जोश बढ़ा रहे हैं। जुलाई महीना ऑटो कंपनियों के लिए खास रहा है। TVS मोटर, हुंडई ने बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो की बिक्री अनुमान से अच्छी निकली है। पूरी डिटेल बता रही हैं नूपुर। बिल्कुल, GST जो कट हुआ था उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिला है, क्योंकि बिक्री लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। जुलाई के महीने की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज ने रिकॉर्ड लेवल पर अपने बिक्री आंकड़े दर्ज किए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर एक्सपोर्ट्स। शुरुआत करें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के साथ, तो टोटल सेल्स में ऑलमोस्ट 37% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। अनुमान से काफ़ी बेहतर ये आंकड़ा आते हुए नजर आया। और डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 28% की ग्रोथ जुलाई के मंथ में देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो अनुमान से बेहतर यहाँ पर भी ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए नजर आए। 60,000 यूनिट का जो एस्टिमेट था उसके अगेंस्ट 63,760 के आसपास बिक्री यहाँ पर गाड़ियों की होती हुई नजर आई है। टोटल सेल्स ऑलमोस्ट 60% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी फोकस बना हुआ है। टोटल जो ऑटो सेल्स के आंकड़े वो अनुमान मुताबिक आते हुए नजर आएंगे, लेकिन आउट परफॉर्मेंस ट्रैक्टर से आती हुई नजर आई है। ट्रैक्टर सेल्स देखें तो ऑलमोस्ट 2,000 यूनिट अनुमान से बेहतर यहाँ पर आंकड़ा आपको आते हुए दिखेगा। 34,420 यूनिट की बिक्री इस महीने में देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल में 20% की ग्रोथ है और 3 व्हीलर्स की बात करें तो 53% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। मारुति सुजुकी, हालांकि यहाँ पर भी वॉल्यूम के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा जुलाई का मंथ रहा है, लेकिन Q1 के नतीजे में मार्जिन से डिसपॉइंट किया था। इसी वजह से आज स्टॉक जो है लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। डोमेस्टिक PV सेल्स की बात करें तो 42% की ग्रोथ इस मंथ में देखने को मिली है। हालांकि एक्सपोर्ट्स थोड़े डिक्लाइन होकर आते हुए दिखे, 5% की कमजोरी आपको वहां पर नजर आएगी। Hyundai मोटर्स इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आए। 25% की टोटल सेल्स में ग्रोथ इस क्वार्टर में, इस जुलाई के मंथ में देखने को मिली है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी का कहना है कि हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट्स जो है जुलाई के मंथ में आते हुए नजर आए। आयशर मोटर्स, पहले कमर्शियल व्हीकल की बात कर लेते हैं, 16% की ग्रोथ वहाँ पर आती हुई नजर आई। और रॉयल एनफील्ड की बात करें तो वहाँ पर भी 34% की ग्रोथ आपको जुलाई के महीने में दिखेगी। अब टोटल सेल्स में डोमेस्टिक काफ़ी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 38% की ग्रोथ, और एक्सपोर्ट्स भी देखें तो 10% की ग्रोथ वहाँ पर भी है। हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, 19% की टोटल सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। बजाज ऑटो रिकॉर्ड लेवल पर यहाँ पे परफॉर्मेंस, जुलाई के महीने में सेल्स में 30% की ग्रोथ है। एक्सपोर्ट ने आउट परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 40% की स्ट्रॉन्ग बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है। टीवीएस मोटर्स भी पीछे नहीं है, तो टोटल सेल्स में 38% की ग्रोथ देखने को मिली है, वॉल्यूम ग्रोथ, और ईवी सेल्स भी देखें तो 23,000 से बढ़ के ऑलमोस्ट 60,000 यूनिट जुलाई के महीने में जो है वो बिकती हुई दिखी। और लास्ट में अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस है, 30% की ग्रोथ है और अनुमान से बेहतर जुलाई का महीना यहाँ पर आते हुए दिखा। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नंबर्स डोमेस्टिक के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एआई इस समय दुनिया में बजवर्ड बना हुआ है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि एआई में बिकवाली भारत के लिए अच्छी है, लेकिन एडलवाइस के प्रेसिडेंट थोड़ी अलग राय रखते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अजय शर्मा ने कहा कि एआई का वैल्यूएशन अभी और बढ़ने की ज़रूरत है। जब ये वैल्यूएशन और बढ़ने के बाद बबल फूटेगा, तब एफआईआईज भारत लौटेंगे। इस बातचीत में अजय शर्मा ने 2 भारत की दिलचस्प कहानी की भी चर्चा की। एफआईएस की बड़ी सेलिंग हुई है भारत में जी। तो एक सवाल ये है कि मैं डेटा देख रहा था, मार्च में सबसे ज़्यादा सेलिंग थी, 1 लाख करोड़ प्लस की। फिर अप्रैल, मई, जून में धीरे धीरे वो डेटा कम हुआ, जुलाई आते आते 9,000 करोड़ की सेलिंग रह गई। अगस्त में कुछ सेंस है क्या कि आगे एफआईएस भारत वापस आएंगे? देखिए, एआई का करेक्ट होना भारत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं है? अच्छा, ऐसा क्यों? अगर एआई चलता रहता तो वो वहां बेचते कि भारत सस्ता हो गया है। अच्छा, ये 30-40% करेक्शन मुझे एक्चुअली उल्टा लगता है। उल्टा और पैसा वहां डालेंगे अब? आपको मैंने नंबर्स दिखा दिए। भारत के लिए अच्छा कहना है कि एआई ट्रेड इतना महंगा हो जाए कि हमारे बैंक जो 10-12 पी पे हैं उन लोगों को इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाए, हमारे आईटी जो 10-12 पी पे उनको इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाए। समझ रहे हैं आप? मुझे एक्चुअली यहाँ कॉन्ट्रेडिक्शन लग रहा है कि एआई का गिरना भारत के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ ऐसा बबल बन जाए कि उनको बेचना ही पड़े फिर वहाँ खरीदें। मुझे तो उल्टा लग रहा है। लेकिन देखिए, एफआई जो मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, अगर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी वो डेफिनेटली खरीदने आएंगे। ओके, वो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर आप देखिए ना, डिफेंस खरीद ही रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिंग हो ही रही है। सो आई एम श्योर दे विल कम। कब आएंगे ये मुझे नहीं मालूम। कब आएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन एफआईआईज आपको लग रहा है कि इवेंचुअली आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के साथ। लेकिन इसके लिए इस एआई ट्रेड को और एक्सट्रीम बनना पड़ेगा उसके बाद। यस, ठीक है। अब आप कॉल ड्रॉप और कॉल की क्वालिटी की शिकायत सीधे ट्राई से कर सकेंगे। ट्राई ने माई कॉल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। ग्राहक कॉल ड्रॉप, ऑडियो में देरी, क्रॉस कनेक्शन, आवाज़ टूटने जैसी समस्याओं की रिपोर्ट यहां पर कर सकते हैं। ट्राई के चेयरमैन ने कहा कि ग्राहकों की कॉलिंग एक्सपीरियंस का फीडबैक सर्विस प्रोवाइडर के साथ साझा किया जाएगा। ट्राई बाई कॉल ऐप का रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया है। ये प्रैक्टिकली एक नई ऐप है जिसमें हमने अपना पुराना ट्राई माई कॉल ऐप का नाम इसके साथ रिटेन किया है। इस ऐप को यूज़ करके ट्राई जो कोई भी उपभोक्ता उनका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बहुत आसानी से कुछ ही टच के साथ में फीडबैक दे सकते हैं, और ये फीडबैक जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ साझा किया जाएगा। जो फीडबैक्स कंज्यूमर देंगे उसके साथ में जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो लोकेशन के साथ उसका डेटा भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ साझा किया जाएगा। क्या जिस शराब को कई साल पुरानी बताया जाता है वो वाकई उतनी पुरानी होती है, या फिर फ्लेवर मिलाकर उसे पुरानी रम और विस्की का स्वाद दिया जाता है? फसाई की सख्ती के बाद ओल्ड मॉन्क, मैकडॉवल्स, रॉयल चैलेंज, एंटिक्विटी ब्लू और बैकपाइपर जैसे कई बड़े ब्रांड्स बाजारों में नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ कंपनियां फसाई के खिलाफ अदालत भी पहुंच गई हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी, शराब की बोतलों पर आपने कई बार इस तरह के दावे पढ़े होंगे, जैसे 7 ईयर ओल्ड या फिर 10 ईयर मैच्योर्ड, लेकिन क्या इस तरह के दावों की सच्चाई होती है? तो फूड रेगुलेटर FSSAI ने इसकी पूरी जांच की और पाया कि अधिकतर जो ये दावे किए जाते हैं ये गलत होते हैं। दरअसल शराब में जो नॉर्मल अल्कोहल है उसमें फ्लेवर मिलाया जाता है ताकि जो पुरानी शराब है उसका टेस्ट आ सके, और खासतौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसी फैक्ट्रीज है शराब की जहाँ पर फूड रेगुलेटर FSSAI ने जाँच की और उसके बाद उन ब्रांड्स की जो बिक्री है उसको रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद से खासतौर पे महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभावित हुई है कई सारे जो रम ब्रांड्स हैं और विस्की ब्रांड है उनकी जो उपलब्धता है। जिन कंपनियों पर खासतौर पे कार्रवाई की गई है, जो महत्वपूर्ण ब्रांड है, ओल्ड मॉन्क XXS का जो दावा था कि वो 7 ईयर ओल्ड है उसको गलत पाया गया, और ये भी पाया गया कि उसमें मैच्योर्ड रम सिर्फ 5% होती है और बाकी जो है वो न्यूट्रल अल्कोहल होता है, फ्लेवर मिलाया जाता है उसमें, तो उस पर कार्रवाई की गई। महत्वपूर्ण कंपनियों में मोहन रॉकी स्प्रिंग वाटर, इसकी जो ओल्ड मॉन्क के 3 वेरिएंट है, तीनों पर जो है उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई। यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो मैकडॉनल्ड नंबर 1 है, इसके अलावा एंटीक्विटी ब्रांड है, इसके अलावा अगर आप देखें इन ब्रू बेवरेजेस का बैक पाइपर डिलक्स विस्की है, उस पर उसकी बिक्री पर रोक लगाई गई। एसोसिएटेड अल्कोहल की अगर बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस विस्की है, उस पर भी जो दावे हैं वो गलत पाए गए, और इसके अलावा महाराष्ट्र के 6 और जो शराब कंपनियां हैं उन पर भी जो है उनको भी नोटिस दिया गया है। कुछ कंडीशंस में जो है मौजूदा जो स्टॉक है अगर लेबलिंग चेंज की जाती है तो उसकी बिक्री को अलाउ किया गया है, लेकिन इसी बीच जो शराब कंपनियां हैं वो इसके खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना रही है। खासतौर पे जो एसोसिएट अल्कोहल है वो और जो शराब कंपनियों का जो एसोसिएशन है वो दोनों ही जो है वो लीगल इस वक्त सजेशंस ले रहे हैं, हाई कोर्ट जाने का जो है की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप शराब की बोतल पे देखें इस तरह के दावे तो ये जान लें कि इस तरह के दावे सच हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हम आपको ये सलाह जरूर देना चाहते हैं कि शराब किसी भी स्थिति में ना पिएं, ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस तरह की लेबलिंग से खासतौर पे सावधान रहें। डिफेंस, IT, MRO और इंजीनियरिंग कंपनियों को जल्द ही सरकार बड़ी राहत दे सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाली कंपनियां अब डॉलर के साथ रुपए में भी पेमेंट ले सकेंगी। खबर की पूरी डिटेल दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, घरेलू मार्केट यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में काम कर रही SEZ कंपनियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार जल्द ही SEZ में एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रही है ताकि जो सर्विस देने वाली कंपनियां हैं उनको डॉलर के साथ साथ वो रुपए में भी पेमेंट हासिल कर सकें। इससे सबसे बड़ा फायदा जो खासतौर से IT, डिफेंस, MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरऑल करने वाली कंपनियां हैं, साथ ही साथ इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, इनको बड़ा फायदा होगा क्योंकि ये अभी तक सिर्फ डॉलर में ही पेमेंट ले सकती थी नियम के मुताबिक, लेकिन अब अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो वो रुपए में भी पेमेंट ले सकते हैं। इससे उनका कमीशन बच सकेगा क्योंकि अभी डॉलर से रुपए को कन्वर्ट करने में ऑथराइज्ड बैंक को कमीशन देना पड़ता है, जिससे उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा हो जाती है। लिहाजा इस दिक्कत को समझते हुए सरकार एक जल्द ही कैबिनेट नोट लाने की तैयारी कर रही है और कैबिनेट नोट को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में SEZ एक्ट के जो सेक्शन 2Z है उसमें अमेंड करने के लिए लाया जाएगा ताकि इन कंपनियों को डॉलर के साथ साथ रुपए में भी पेमेंट करने की इजाजत मिल सके। इससे इन कंपनियों को काफी फायदा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अमेरिका और ईरान में सुलह की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने के बाद आज से ही दोबारा बातचीत शुरू होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट और दूसरे सहयोगी की अपील पर उन्होंने हमले को टाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तबाही की जगह वो कूटनीतिक रास्ते से युद्ध का समाधान करना चाहते हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द ही हॉर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात बन जाएगी। हालांकि ट्रंप ने धमकी भी दी कि अगर समझौता नहीं हो पाया तो ईरान पर भयानक हमले करेंगे। Asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran.
और आवाज़ अड्डा में भी आज इसी विषय पर चर्चा होगी। ट्रंप ने ईरान का फिलहाल हमला रोक दिया है और बातचीत शुरू होने का ऐलान किया है। तो क्या वेस्ट एशिया में शांति आ जाएगी? 7:57 पर जरूर देखिए यूएस ईरान आगे सुलह या घमासान। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। यहां एक बिजनेस फोरम पर उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से हुई। बिजनेस फोरम के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अच्छी पार्टनरशिप है। हम एफटीए को लेकर विचार विमर्श करेंगे। We both have a very strategic partnership between Uzbekistan and India. And that partnership is built on mutual trust, respect, and a shared vision for the prosperity of the people of both countries. Prime Minister Shri Narendra Modi and the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, have actually brought the two countries and our people closer together. There's a new dynamism in this relationship. They've given us a very clear political direction, but the true dimensions of this relationship can only be brought to fruition when our businesses engage with each other and expand the economic ties between Uzbekistan and India. और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।